endometriosis is, I'll say it's more dangerous than PCOD. cancer. Oh God. मैम सर्जरी तो कर रहे हैं हम, लेकिन क्या एंडोमेट्रियोसिस इंटायर तरीके से क्योरेबल डिजीज है? No. वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है ना। हर पीरियड्स में आपको अगर मेफ्टल खाना पड़ रहा है तो हो सकता है कुछ और कारण तो नहीं है, कहीं पेट में कोई सिस्ट तो नहीं बन रहा, कुछ और दिक्कत तो नहीं है, तो ये इवैल्यूएशन कराना बहुत जरूरी है। एंड आई हैव हर्ड मैम कि एंडोमेट्रियोसिस के वर्स्ट सिनेरियोज में ही पूरा का पूरा यूटेरस भी निकालना पड़ जाता है। यूट्रस, यस, बट यूट्रस निकालना इज नॉट अ सॉल्यूशन फॉर एंडोमेट्रियोसिस, क्योंकि आपने ये सुना होगा कि तो ये बहुत ही पेक्यूलियर फीचर होता है, और इन 3 में से पेशेंट को अगर 2 भी है तो वो पीसीओडी है। Hello everyone and welcome back to our YouTube channel, The Voice of Women, your go-to podcast for women's health and wellness. I am Diya Singh, your host, and today we have a very special guest with us, Dr. Priyashika Modi, a leading expert in OBS and Gynae. Dr. Modi has extensive experience in treating conditions like PCOS and endometriosis, 2 issues that affect millions of women, that too worldwide. Today she will shed light on these conditions and answer some key questions which many of you might have. And welcome ma'am, we are very excited and looking forward to this wonderful conversation with you. Thank you, Diya, for giving me this opportunity to speak on this Voice of Women. So I'm ready. Alright, so I guess ma'am बहुत ज़्यादा excited है and so I am, and we should quickly jump into some of the important questions which we have on a plate for you ma'am. So ma'am, the very first question is, what are the early signs of PCOS and endometriosis? Okay, so first we'll talk about PCOS. So PCOS is polycystic ovarian syndrome, and PCOD is also one term, that is polycystic ovarian disease. So there is no difference between two. These two can be used interchangeably. हम इसको इंटरचेंज करके यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली सिंड्रोम क्या होता है ना, सिंड्रोम इज ग्रुप ऑफ सिम्टम्स जो पेशेंट को होते हैं। किसी ये जो हम पीसीओएस का जो डायग्नोसिस बनाते हैं वो डिपेंड करता है क्राइटेरिया पे, जिसका नाम है रॉटरसडैम क्राइटेरिया। इस क्राइटेरिया में 3 सिम्टम्स हम देखते हैं, जो मेन सिम्टम, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होता है वो होता है इर्रेगुलर पीरियड्स। पेशेंट को क्या होता है कि पीरियड्स लेट आने लग जाते हैं। जो 28 डेज 30 डेज की जो साइकिल होती है, उसकी जगह पे उनकी जो साइकिल होती है वो बढ़ करके 40 डेज 50 डेज इवन 2 to 3 मंथ स्किप हो जाते हैं उनके पीरियड्स। तो दिस इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ पीसीओएस। अदर देन दिस इज अल्ट्रासोनोग्राफिक फाइंडिंग। इसमें क्या होता है ना, यूजुअली देखो जो ओवरी होती है ना, ओवरी इसमें बल्की हो जाती है थोड़ी। अल्ट्रासाउंड में हम अगर देखते हैं तो ओवरी बल्की होती है और इसमें छोटे छोटे से सिस्ट बन जाते हैं। सिस्ट जो इसका जो मेन बहुत ही सिग्निफिकेंट और बहुत ही पेक्यूलियर फीचर जो होता है, वो ओवरी में जो सिस्ट बनते हैं वो ओवरी के मार्जिन पे अरेंज्ड होते हैं, एक माला की तरह, जैसे मोतियों में माला सजा होता है ना, वैसे ही अरेंज्ड होता है। तो ये बहुत ही पेक्यूलियर फीचर होता है, और इन 3 में से पेशेंट को अगर 2 भी है तो वो पीसीओडी है। कि हमारे पास पेशेंट आते हैं कि मैम मुझे तो एक्ने नहीं है, मुझे हिर्सुटिज्म नहीं है, मेरा वेट गेन नहीं हो रहा, मैं मोटी नहीं हो रही, तो मैं पीसीओएस तो नहीं होंगी ना, मेरा तो पीरियड्स रेगुलर आ रहा है। पर हाँ, यहाँ अगर किसी पेशेंट को पीरियड्स रेगुलर भी आ रहे हैं और चेहरे पे एक्ने है, देन ऑल्सो वी हैव टू लुक फॉर अल्ट्रासोनिक फीचर्स ऑफ पीसीओएस। तो हमें पता चलेगा अगर पेशेंट को रेगुलर पीरियड्स हैं लेकिन उसके बाद भी अगर उनको एक्ने है, हिर्सुटिज्म है, तो हम उस तरह से भी डायग्नोसिस बनाते हैं पीसीओएस का, ठीक है। ये थोड़ा सा पीसीओएस के बारे में मैंने बताया। अब थोड़ा एंडोमेट्रियोसिस के बारे में थोड़ा बताना है। फॉर एंडोमेट्रियोसिस थोड़ा सा मैं मेंस्ट्रुएशन के बारे में बताऊंगी कि मेंस्ट्रुएशन यूजुअली क्या होता है ना, कि जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन से एक हार्मोन निकलता है जो होता है एलएच और एफएसएच, जो हमारे ओवरीज पे एक्ट करता है। दिस इज यूट्रस, दिस इज ओवरी, and these are 2 tubes of the uterus, okay, fallopian tubes, okay. So what happens कि हमारी बॉडी से जो LH और FSH हार्मोन निकलता है वो इन ओवरीज में काम करता है, और इस ओवरी से फिर बाद में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स निकलता है जो मेनली फीमेल हार्मोन होता है, ठीक है। तो वो जो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है वो हमारे यूट्रस की जो ये वाइटस लाइनिंग, अगर आप कुछ अप्रिसिएट कर पा रहे हैं तो ये जो वाइट लाइन है इंडोमेट्रियल लाइनिंग कहते हैं इसको, इस पर एक्ट करता है ये, ठीक है। ये जब इस पर फिर क्या होता है, यूजुअली पीरियड्स के बीच में ओवुलेशन होता है, और ओवुलेशन के टाइम पे अगर उस टाइम पे प्रेगनेंसी ठहर गई तो ये इंडोमेट्रियम प्रिपेयर उसके लिए होता है प्रेगनेंसी के लिए। अगर प्रेगनेंसी नहीं ठहरती है तो ये जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है वो मर जाती है, वो ब्रेक डाउन होकर के एज अ पीरियड ये निकल जाती है।
पर ये इंडोमेट्रियोसिस क्या है? इंडोमेट्रियोसिस इज जब ये इंडोमेट्रियल ग्लैंड यूट्रस के जगह पे ये या फिर ओवरीज पे आ गई है, यूट्रस पे तो है पर ये ओवरीज पे भी है, यूट्रस के पीछे आ गई है, इसके अगल बगल लेयर्स में आ गई है, पीछे लैट्रिन का रास्ता होता है, इधर रेक्टम होता है उस पे आ गई है, नीचे यूरेटर जाता है उस पे पड़ गई है, पीछे जितना भी लेयर है जो भी पेरिटोनियम है उस पे अगर आ जाता है तो हम उस कंडीशन को एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। अब अपने बताया, अब हमें सोचने वाली बात है कि आता क्यों है सिम्टम्स, क्योंकि नॉर्मल पीरियड्स का तो रास्ता है निकलने का, जो बाहर इधर जो ग्लैंड्स हैं ये भी रिस्पॉन्ड करता है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को, तो अब रिस्पॉन्ड तो कर रहा है पर इसके पास जगह तो नहीं है निकलने का। अगर ये इंडोमेट्रियोटिक ग्लैंड यहाँ पे डिपॉजिट है तो मंथ बाय मंथ वो ब्लीड करके यहाँ पे एक सिस्ट बना देगा ओवरी में, जिसको हम इंडोमेट्रियोटिक सिस्ट कहते हैं, और जिसका जो कॉमन नेम जो होता है वो चॉकलेट सिस्ट होता है। चॉकलेट सिस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जो अंदर जो फ्लूइड होता है वो चॉकलेट कलर का, क्योंकि वो ब्लड है, बहुत दिन तक जो ब्लड हमारे बॉडी में जो होता है ना वो उसमें थोड़े चेंजेस आते हैं जिससे वो चॉकलेट कलर का हो जाता है। और पीछे की लेयर में अगर वो डिपॉजिट हुआ है तो क्या होता है ना, यहाँ कुछ भी अगर हमारे ये तो निकल नहीं सकता तो हमारे बॉडी में ये एक तरह से इन्फ्लामेशन कॉज करता है। इन्फ्लामेशन कॉज करने के कारण क्या होता है ना कि यहाँ एडिशंस हो जाता है। एडिशन मतलब ये सारे जो चीज़ हैं ओवरी ट्यूब पीछे आके चिपक जाएंगी, ठीक है। तो इस यूट्रस ट्यूब्स एंड ओवरीज का एनाटमी जो है, एनाटमी देखो इट्स लाइक दिस, ट्यूब एंड ओवरी लाइक ऐसे होना चाहिए अलग अलग। अगर ये पीछे आकर के चिपक जाएगी तो इसकी एनाटमी चेंज हो जाएगी, और बहुत बार ये एडेजन में चिपक जाता है तो ट्यूब्स भी बहुत बार मुड़ गया, टेढ़ा हो गया, जिससे इनफर्टिलिटी होती है एंडोमेट्रियोसिस में। तो इनफर्टिलिटी का भी कारण बहुत ही ज़्यादा कारण होता है एंडोमेट्रियोसिस। क्यों होता है? क्योंकि ट्यूब अगर ये मुड़ गया तो ट्यूब किंक हो गया तो इधर से ओवम पिकअप नहीं करेगा, फर्टिलिटी नहीं, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा अगर ट्यूब्स खराब हो जाते हैं। एंड आई हैव हर्ड मैम कि एंडोमेट्रियोसिस के वर्स्ट सिनेरियोज में ही पूरा का पूरा यूटेरस भी निकालना पड़ जाता है। यूट्रस, यस, बट यूट्रस निकालना इज नॉट अ सॉल्यूशन फॉर एंडोमेट्रियोसिस, क्योंकि आपने ये सुना होगा कि बहुत सारे पेशेंट के अंदर होता है कि हम यूट्रस निकाल देंगे तो एंडोमेट्रियोसिस खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है। एंडोमेट्रियोसिस चूंकि ये हार्मोन्स यहाँ से रिलीज कर रहा है और वो ग्लैंड्स पीछे है, अगर पीछे है कुछ रेक्टम में भी है, यूरेटर जो पेशाब की नली आ रही है ना उसमें भी है, तो इसमें जब वहां पे भी अगर होता है ना तो हम अगर यूट्रस निकाल भी देंगे ना तो पूरी डिजीज नहीं निकलेगी, क्योंकि वो पीछे लेयर में भी तो पड़ी है ना डिपॉजिटेड, उसको तो हम नहीं निकाल सकते। उसके लिए अगर किसी पेशेंट को डीप इनफिल्ट्रेटिंग एंडोमेट्रियोसिस होता है तो उसमें हमें बहुत एक्सटेंसिव सर्जरी करनी पड़ती है। ये लास्ट स्टेज 4 होता है एंडोमेट्रियोसिस का। इसमें हमें लैट्रिन का रास्ता भी थोड़ा काटना पड़ सकता है, यूरेटर को भी हल्का हटा करके फिर नया, मतलब endometriosis is, I'll say it's more dangerous than PCOD, cancer. Oh God. Because I'll say this because in cancer we know the prognosis, हम समझा सकते हैं पेशेंट को कि हाँ भाई कैंसर है, then everybody get alert कि हाँ कैंसर तो जल्दी जल्दी इलाज कराना है। बट इंडोमेट्रियोसिस बहुत ही अंडररेटेड डिजीज है, पेशेंट इग्नोर करते हैं। पहले तो इसका डायग्नोसिस ही बहुत लेट बनता है, क्योंकि पेशेंट को जो सबसे कॉमन सिम्टम्स होता है उसका क्या होता है एंडोमेट्रियोसिस का, डिस्मेनोरिया, पीरियड्स में पेन। क्यों? क्योंकि अब देखो यहाँ पे तो डिपॉजिटेड है ही एंडोमेट्रियल ग्लैंड, यहाँ पे भी अब यहाँ ब्लीड करा तो वो स्ट्रेचिंग हो रही है, उसमें स्ट्रेचिंग हो रही है तो उसके कारण उस पेशेंट को बहुत पेन हो रहा है वहाँ पे। तो दिस इज वन ऑफ द सबसे जो इम्पोर्टेंट कॉज है डिस्मेनोरिया। तो लोगों को लगता है अरे डिस्मेनोरिया तो नॉर्मल है, नॉर्मल पीरियड्स में भी डिस्मेनोरिया होता है। ये तो बहुत बुरी चीज है, क्योंकि लोग पीसीओडी के पेशेंट्स को भी इतना सीवियर पेन होता है, ये तो आइडेंटिफाई कैसे करें कि पीसीओडी है या फिर एंडोमेट्रियोसिस? बिकॉज आपको एंडोमेट्रियोसिस में ना जो डिग्री ऑफ डिस्मेनोरिया बहुत ही ज्यादा होगा, एक तो बहुत सीवियर होगा कि आपको 2, 3, 4 दवाइयाँ खानी पड़ेगी इसके लिए। और दूसरा है कि मतलब ऑल दी 4 days 5 days जब तक आपको ब्लीडिंग हो रही है तब तक आपको दवाइयाँ खानी पड़ेगी। यूजुअली क्या होता है ना, पीरियड्स में जो पेन होता है तो वो 2 दिन 1 दिन 2 दिन 3 दिन खा के 1-2 दवाइयाँ खाए तो ठीक हो जाता है मोस्टली। लेकिन इंडोमेट्रियोसिस में बहुत ही सीवियर पेन होता है, डीप पेन होता है, अंदर लग रहा है कहीं कुछ खींच रहा है अजीब सा। और बहुत बार पीरियड्स पेन के साथ साथ ना पेशेंट को स्टूल पास करने में भी दर्द होता है इंडोमेट्रियोसिस में। ये बहुत ही पिक्यूलियर फीचर है। और इंडोमेट्रियोसिस की और जो सिम्टम्स होता है, एक होता है कि पेन ड्यूरिंग सेक्स,
जब भी संबंध बनाते हैं, जब अपने पार्टनर के साथ होते हैं, तो डीप पेनिट्रेशन में बहुत सीवियर पेन होता है, क्योंकि वो सारा डिपॉजिट होकर के यहाँ रीजन बना हुआ है, तो उससे पेन होता है, ठीक है। और इनफर्टिलिटी तो मैंने बता दिया एक सिम्टम्स, क्योंकि एनाटॉमी चेंज हो गया तो इनफर्टिलिटी का भी सिम्टम्स आ जाते हैं। मैम हमने समझ लिया कि क्या होता है बेसिकली एंडोमेट्रियोसिस और क्यों हो रहा है, लेकिन इसको हम थोड़ा और डीपली समझते हैं कि लाइफस्टाइल में किन चेंजेस की वजह से पीसीओएस या फिर एंडोमेट्रियोसिस जैसी बीमारियां होती हैं और हम इनको अवॉइड कैसे कर सकते हैं। देखो, पीसीओएस इज एन लाइफस्टाइल डिजीज। पीसीओएस तो हम मानते हैं लाइफस्टाइल, क्योंकि अभी हम जानते हैं कि वन लाइन आई वांट टू से कि हमारा फीमेल का एक बायोलॉजिकल क्लॉक एंड करियर क्लॉक दोनों कन्फ्लिक्ट में होता है। तो कन्फ्लिक्ट में होता है, तो जिस टाइम पे उनको प्रेगनेंसी चाहिए होती है, करना चाहिए, तो वो थोड़ा डिले हो रहा है आजकल। एवरीबडी इज पोस्टपोनिंग देयर मैरिज एंड कंसेप्शन एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो और दूसरा लाइफस्टाइल ये कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो रही है, बाहर का खाना, जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं, लीन स्लीप साइकिल प्रॉपर नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये सारा रीजन है जो हमारे को पीसीओएस हो रहा है। बहुत सारे अभी मेरे क्लिनिक में देखोगे तो टीनेज पीसीओएस भी बहुत सारे आ रहे हैं। टीनेज मतलब अभी पीरियड्स आए नहीं कि 16-17 साल हुए, तो पीरियड्स देखो यूजुअली क्या है ना, पीरियड्स इरेगुलर स्टार्टिंग के जो पीरियड्स आते हैं, जैसे 12 साल में किसी फीमेल को पीरियड्स आ रहा है तो इरेगुलर हो सकता है वो पीरियड, बट विद टाइम आफ्टर 2 ईयर वो रेगुलराइज होने लग जाता है। बट पीसीओएस में ना ये रेगुलर नहीं होता, रेगुलर बाद में भी नहीं हो पाता है। फिर पेशेंट को ओबेसिटी आना, एक्नी, और उसके कारण थोड़ा लो सेल्फ स्टीम भी रहता है कि यार मैं मोटी हो गई हूँ, या फिर एक्नी आ गया है और हिर्सुटिज्म आ गया, तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम रहता है। लाइफस्टाइल तो है ही, लाइफस्टाइल ये है कि जंक फूड खा रहे हो आप, नींद सही से नहीं ले रहे हो, वर्क प्रेशर इतना है, स्ट्रेस है, थोड़ा सा बात ऑफिस में तो स्ट्रेस होगा ही होगा। अब आप लोग, जब हम लोग सब वर्किंग होते हैं, तो फिर घर पे भी आकर के, क्योंकि कोई काम ऐसे तो नहीं है कि हमें सब कुछ मैनेज करना है, बाहर भी मैनेज करना है, घर पे मैनेज, तो स्ट्रेस तो हम है ही, ठीक है। तो स्ट्रेस के कारण पीसीओएस तो हो रहा है। और मैम अभी तो रिसेंटली आई फील आउट ऑफ 5 अगर हम औरतों का कंपैरिजन कर रहे हैं तो 5 में से हर 4 औरत इज सफरिंग फ्रॉम पीसीओएस। नॉट सो मच, दैट इज, यू टोल्ड दैट इट इज 80% पीसीओएस, नो इट्स नॉट लाइक दैट। मतलब 10%, 10 से 15, 20-20% वी कैन टेक दैट पीसीओएस है, सफर कर रहा है। 20% इज अ वेरी बिग अमाउंट, बहुत ही बड़ा अमाउंट है 20%। और इंडिया का 160-150 करोड़ पॉपुलेशन है, उसमें 20% लोग, 30 करोड़ लोग तो तुम्हारे सफर कर रहे हैं पीसीओडी से। ओह गॉड, समझ रहे हो आपको? तो ये हो जाता है। मैम एंडोमेट्रियोसिस के लिए क्या करना होगा? देखो, एंडोमेट्रियोसिस में जो मेन ट्रीटमेंट है, सबसे पहले तो आपको पीरियड पेन को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि अभी रिसेंटली एक न्यूज़ में आया था कि पीरियड्स पेन के कारण एक फीमेल एक्सपायर हो गई थी। रिसेंटली एक न्यूज़ में आया है। कितना डिस्मेनोरिया हुआ था पेशेंट को कि उसने बहुत मल्टीपल पेन किलर खा लिया, उसने पॉपअप कर लिया, उसके बाद फिर लैंडेड अप इन हॉस्पिटल, फिर वहाँ चक्कर वक्कर खाया, शायद उसको परफोरेशन हुआ, क्या हुआ, बट शी डाइड। तो पीरियड्स पेन को इग्नोर नहीं करना चाहिए। बहुतों को नहीं पता होता है पीरियड्स पेन के बारे में ज़्यादा कुछ, कि उनको लगता है बस दवाई खा लो ठीक हो जाएगा। नहीं, प्लीज़ डोंट इग्नोर। अपने गायनेक, नियर बाय गायनेक को जरूर जा करके दिखाएं कि क्या है, कुछ और इशू तो नहीं बन रहा पेट में, कुछ और चीज़ तो नहीं बन रहा, ठीक है। मैम अभी हमने ये जो इशू डिस्कस किया, अब नॉर्मल जो हम वर्किंग वुमेन्स होती है, वर्किंग लेडीज होती है, उनको लगता है कि दर्द हो रहा है तो फटाक से हमने मेफ्टल ले लिया, मेफ्टल स्पास ले लिया और लाइफ आसान कर ली। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे है तो वो पेन किलर ही, और हम जानते हैं कि पेन किलर बहुत ज़्यादा अगर हमने कंज्यूम कर लिया तो उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो मेफ्टल को कैसे कंज्यूम करना चाहिए, और करना चाहिए या नहीं करना चाहिए स्पेसिफिकली पीसीओएस के पेशेंट्स को? देखो, यूजुअली डिस्मेनोरिया जो पीसीओएस में होता है, कोई भी फॉर्म ऑफ डिस्मेनोरिया, पीरियड्स में जो दर्द होता है, उसके लिए जो मोस्ट कॉमनली ड्रग जो लोग यूज करते हैं इंडिया में, दैट इज मेफ्टल स्पास, ठीक है। अगर आपको हो रहा है, स्टार्ट हुआ है, यू कैन यूज, थोड़ा घरेलू उपचार भी कर लो, थोड़ा वार्म हॉट फर्मेंटेशन, गर्म पानी से सिकाई वगैरह करना, ठीक है, गर्म दूध पीना, जो हम घरेलू करते हैं वो करने के अलावा भी आप मेफ्टल स्पास ले लो, बट इट इज़ नॉट द सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन नहीं है। आप अपने गायनेक को जरूर मिलें पहले, क्योंकि वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं ना। हर पीरियड्स में आपको अगर मेफ्टल खाना पड़ रहा तो हो सकता है कुछ और कारण तो नहीं है, कहीं पेट में कोई सिस्ट तो नहीं बन रहा, कुछ और दिक्कत तो नहीं है, तो ये इवैल्यूएशन कराना बहुत जरूरी है। मैम कितना कंज्यूम कर सकते हैं हम मेफ्टल? या देखो, वी राइट इफ इट इज सीवियर इनिशियल डेज, 1-2 साइकिल के लिए यू कैन हैव मेफ्टल लाइक 3 बार 2 बार 3 बार अ डे,
बट इट डिपेंड्स ऑन पेशेंट टू पेशेंट. हम इंडिविजुअलाइज करते हैं पेशेंट को, किसको कितना रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार, अदरवाइज तो नहीं. इवन इन इंडोमेट्रियोसिस ऑल्सो जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो है पेन किलर ओनली. ठीक है, तो हम पेन किलर से ही मैनेज करते हैं. अगर कोई अनमैरिड फीमेल है तो पेन किलर हो गया. उसके अलावा हम जो हार्मोनल थेरेपी भी देते हैं, जिससे कि क्योंकि ये जो PCOS एंड दिस बोथ आर ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन ऑल्सो, नो, दिस इज ड्यू टू राइज इन ईस्ट्रोजन लेवल इन द बॉडी. तो ईस्ट्रोजन हमें कम करना है, या फिर पेन कम हो जाएगा, पेशेंट को ब्लीडिंग नहीं होगी, तो उसके सिम्टम्स थोड़े कंट्रोल्ड में रहेंगे. और उसके अलावा GnRH एगोनिस्ट है जो थोड़ा सा हायर मतलब लेवल ऑफ ड्रग्स होते हैं, तो आई डोंट वांट टू डिस्कस हियर. और अगर किसी को सिस्ट बन गया है, यहाँ पे मान लो इंडोमेट्रियोसिस है पेशेंट को और उसमें सिस्ट बना हुआ है, तो सिस्ट के लिए वी डू सर्जरी. अगर कोई पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है विद सीवियर पेन, अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें सिस्ट आया, चॉकलेट सिस्ट आ रहा है, देन वी नीड टू डू सर्जरी. इसमें भी ये है कि डिपेंड्स ऑन पेशेंट पेन. इसमें हम ये नहीं बोल सकते कि 4 सेंटीमीटर का है तभी हमें सिस्ट का ऑपरेशन करना है. इट डिपेंड्स कि वो सिस्ट पेशेंट का क्वालिटी ऑफ लाइफ कितना हैम्पर कर रहा है. क्योंकि जरूरी नहीं, अगर सिस्ट है तो पक्का पीछे भी कुछ ना कुछ डिपॉजिट होगा ही होगा. ठीक है, तो अब उसके पेन के ऊपर डिपेंड करता है उसका कितना उस पेशेंट का क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब कर रहा है. उसके अनुसार हम डिसाइड करते हैं कि सर्जरी कैसी होनी है. क्योंकि सर्जरी जो होती है PCOS की, उसमें हम सिस्ट तो हटा देते हैं, फिर उसकी एनाटमी भी हमें सुधारनी पड़ती है. अब कोई पेशेंट आए इनफर्टिलिटी के लिए, 4 साल शादी को हो गए हैं, बच्चा नहीं हो रहा, बिकॉज नाउ डेज एवरीबडी इज प्रोलॉन्गिंग 2 साल, वी नीड टू जस्ट एंजॉय करना. और उसके बाद फिर विल प्लान, फिर बच्चा नहीं ठहरता, फिर दैट डिस्पैरोनिया वाला बात जो बताया, जो संबंध बनाने के टाइम पे दर्द होना, ये सारा कुछ होता है. जब हम डायग्नोसिस बनाते हैं फिर पता चलता है ट्यूब ब्लॉक्ड है. ट्यूब ब्लॉक इसलिए क्योंकि टेढ़ी हो गई है, मुड़ गई है, बहुत सारे रीजन है. जब हम इनफर्टिलिटी के लिए हम करते हैं तो हमें जो फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट हो जाता है, क्योंकि मेन ट्रीटमेंट तो उसका जो है हार्मोनल ट्रीटमेंट है, जो कि हम इनफर्टिलिटी वाले पेशेंट को नहीं दे सकते हैं हार्मोनल थेरेपी. क्योंकि जो हार्मोनल थेरेपी है वो कॉन्ट्रासेप्टिव थेरेपी होती है, जिससे बच्चा नहीं ठहरता. ठीक है, तो वो हम इनफर्टिलिटी वाले पेशेंट को नहीं दे सकते. उनके लिए फिर ट्रीटमेंट जो होता है मेनली, या फिर दे कैन गो फॉर IVF अदर, और they have to do surgery, जिससे कि so that we can modify her anatomy. देगा मैम, सर्जरी तो कर रहे हैं हम, लेकिन क्या एंडोमेट्रियोसिस इंटायर तरीके से क्योरेबल डिजीज है? नो, endometriosis is not a curable disease. इतना एडवांस हो गया है सब कुछ. बट हाँ, with surgery, if you are under a good hand of surgeon, मतलब बहुत ही एक्सपर्ट सर्जन है हु इज ट्रेन्ड इन एंडोमेट्रियोटिक सर्जरीज ओनली, तो क्या होता है ना, मैंने जैसे बताया सब कुछ चिपक जाता है. तो बहुत बार क्या होता है, रेक्टम में नोड्यूल बन जाते हैं, गोल गांठें बन जाती हैं, यूरेटर पे डिपॉजिट होते गांठें. तो ऐसा सर्जन जो एडवांस लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज करते हैं, तो वो नोड्यूल निकालना पड़ता है, फिर वहाँ पे एनास्टोमोसिस करनी पड़ सकती है. इट्स वेरी डिफिकल्ट काइंड ऑफ सर्जरी. उससे आपका कुछ ईयर खिंच जाएगा, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाएगा, बट इट्स नॉट क्योर नहीं है, उसका कुछ क्योर नहीं है अभी तक. मैम, प्रेगनेंसी के लिए क्या है, औरत कंसीव कर पाती है? इंडोमेट्रियोसिस देखो इनफर्टिलिटी तो कराता है, हाँ, इंडोमेट्रियोटिक पेशेंट कंसीव कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. हमारा साइंस बहुत ही एडवांस हो गया है, तो IVF से तो कंसीव कर जाते हैं पेशेंट. हाँ. और PCOS के पेशेंट्स मैम? PCOS पेशेंट तो कंसीव कर जाते हैं, तो वो तो इजीली हो जाता है PCOS, क्योंकि PCOS तो बहुत ही कॉमन है अभी देखा जाए ना. तो PCOS का जो मेन कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी ये है कि मैंने अभी बताया ना कि जो फॉलिकल्स बन रहे हैं वो आपके ओवरीज के चारों तरफ अरेंज्ड है. उसमें एक तरह से बोला जाता है लेमैन लैंग्वेज में कि अंडा नहीं फूट रहा, फॉलिकल रप्चर नहीं हो रहा. ठीक है, तो फॉलिकल जब रप्चर ही नहीं होगा, ओवम ही नहीं बनेगा, तो ट्यूब क्या ही लेके जाएगा, बच्चा क्या बनेगा ना. तो इसका जो मेन हम इसमें देते हैं, हम इसमें ओवुलेशन इंडक्शन देते हैं, अंडे बनने की दवाई, एग रप्चर करने की दवाई, ये सब देते हैं, तो हो जाता है कंसेप्शन. तो PCOS में हो जाता है. PCOS इज स्टिल बेटर, लेकिन अगर एंडोमेट्रियोसिस हुआ तो? पर PCOS का भी साइड इफेक्ट है लॉन्ग टर्म. लॉन्ग टर्म. PCOS का भी साइड इफेक्ट है लॉन्ग टर्म. PCOS का भी साइड इफेक्ट है लॉन्ग टर्म. PCOS का भी साइड इफेक्ट है लॉन्ग टर्म. पर PCOS का भी साइड इफेक्ट है लॉन्ग टर्म.
लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट है। मैम मुझे डरा रही है। Oh God. नो आई एम नॉट ये नहीं है, पर रियलिटी चेक है ना। पीसीओएस का लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट क्या है ना, क्योंकि देखो पीसीओएस का पहले तो शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट जैसे मैंने बता दिया, थोड़ा वेट गेन होगा, इरेगुलर साइकिल होगा, हिर्सुटिज्म, एक्ने, बाल्डनेस, हेयर लॉस भी होगा। कभी कभी देखा जाता है कि पीसीओएस पेशेंट को थायराइड की प्रॉब्लम भी हो जाती है, ठीक है। और उसके अलावा किसी किसी पेशेंट में एंजाइटी डिसऑर्डर, ठीक है। पीसीओएस एक्चुअली बहुत सारी चीजें अपने साथ सौगात में लेके आता है। जो लोग पतले होते हैं ना उनको भी पीसीओएस हो सकता है, जिसको कहते हैं लीन पीसीओएस। इसका एक अलग टर्म है लीन पीसीओएस, जो जरूरी नहीं कि सिर्फ मोटे लोगों में पीसीओएस होता है, पतले लोगों में भी पीसीओएस होता है। मैम ने एक नई चीज बता दी आज, ठीक है। तो जितने भी पतले लोग हैं, प्लीज अगर पीरियड्स इरेगुलर हैं तो इस चीज को एक रेड फ्लैग ले और go visit a doctor, a gynae near yourself and please evaluate. All right, so that brings us to the end of this video. I guess I've covered all the questions. लेकिन मैम एक सबसे बड़ा क्वेश्चन अभी जो मुझे हिट किया, which is एक मेंटल हेल्थ वाली चीज जो हमने डिस्कस की कि पीसीओएस के पेशेंट के साथ हमेशा वो चीज रहती है। और इसको टैकल करने के लिए आई फील कि आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा इन बोथ द केस, लाइक इन पीसीओएस आल्सो, इन एंडोमेट्रियोसिस आल्सो, यू हैव टू चेंज योर लाइफस्टाइल। एंड लाइफस्टाइल में मेनली जो आता है वो डाइट होता है और एक्सरसाइज होता है। तो डाइट में यू नीड टू, देखो पीसीओएस का एक अलग डाइट होता है, अगर आप ओबीज हैं देन यू नीड टू रिड्यूस वेट। तो डाइट मॉडिफिकेशन में इट कम्स लाइक आपको कार्ब कम लेना है, कार्ब में सिंपल कार्ब कम लेना है आपको बेसिकली, और हाई फाइबर वाले जो कार्ब्स होते हैं वो आपको डाइट में इंक्लूड करना है, ठीक है। सिंपल कार्ब में मैदा, चीनी, ये सब तो आपके लिए मतलब पीसीओएस पेशेंट के लिए तो जहर है, यू डोंट नीड टू टेक दिस, ठीक है। और उसके अलावा प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट लेना है। प्रोटीन डाइट जो होना चाहिए आपके डाइट में, एटलीस्ट जितना भी आपका बॉडी वेट है उतना ग्राम प्रोटीन होना चाहिए। 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट आपको प्रोटीन चाहिए होता है यू नॉर्मल पेशेंट के लिए। अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं तो 1.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट चाहिए होता है। ऑलराइट, ओके। मैम के यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? Dr_Priya Shikha Modi, ठीक है। तो ये मैम का यूट्यूब चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मेक श्योर दैट यू हैव सब्सक्राइब टू हर चैनल एज वेल। और मैम रेगुलर बेसिस पे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालते रहती हैं, शॉर्ट्स भी डालते रहते हैं। अगर आपके पास लॉन्ग फॉर्म वीडियोस देखने का टाइम नहीं तो आप शॉर्ट्स तो जरूर देख सकते हो। तो मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग टू हर चैनल एज वेल। एंड मैम रियली एंजॉयड द सेशन, इट वाज एक्चुअली रियली वेरी वेरी इंसाइटफुल। एंड मुझे लगता है जितने भी बच्चियां हैं, जो टीनेज बच्चियां हैं जिनको पीसीओएस से अभी स्टार्टिंग फेज है, आई गेस ये वीडियो उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली, क्योंकि आपको अभी से समझ में आ चुका है कि आपको क्या एक्शंस आगे लेने हैं जिनसे कि आप वर्स्ट सिनेरियोज को ऑब्वियसली प्रिवेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक दे देना और कमेंट करके हमें जरूर बताना कि वीडियो का कौन सा ऐसा पार्ट है जो आपको पहले नहीं पता था और इस वीडियो से आपको पता चला है। और जाने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि एवरी टाइम वी अपलोड अ न्यू वीडियो यू गेट नोटिफाइड अबाउट द सेम। ऑलराइट एवरीबॉडी, जाने से पहले मेक श्योर रिमेंबर यू आर अ वुमन, यू आर इंडिपेंडेंट एंड यू आर स्ट्रॉन्ग। ओके बाय।